हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए रिट एग्जाम पेपर के प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को विस्तार से समझाया गया है, तो जितने ये रिट वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं उतने ही अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? याद रखना, राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ये बताना आपको। ऑप्शन सुनिए, खड़ीन, नाड़ी, झालरा या टोबा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है टोबा। टोबा राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। दोस्तों, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं खड़ीन, नाड़ी, झालरा, कुई या बेरी। अच्छी तरह सुनो। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। याद रखना अच्छी तरह, खड़ीन का प्रचलन सबसे पहले किन्होंने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। कहाँ के? जैसलमेर के। नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल एकत्र होता है। 1520 में राव जोधा ने सर्वप्रथम नाड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न याद रखना अच्छी तरह, नाड़ी का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब? 1520 में। ठीक है। झालरा का अपना स्वयं का कोई आगोर या पायता नहीं होता है। ये अच्छी तरह याद रखना। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि का अपना स्वयं का कोई आगोर या पायता नहीं होता है? तो उत्तर आएगा झालरा। ये अपने से ऊंचे तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। कुई या बेरी सामान्यतया तालाब के पास बनाई जाती है जिससे तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? अच्छी तरह याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व? ऑप्शन सुनिए, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जयपुर, भरतपुर, जिनका जनसंख्या घनत्व है 500 से अधिक है। अब देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छी तरह याद रखना। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 18वां। फिर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जयपुर, भरतपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595 और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 है। फिर राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति और बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? याद रखना, रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन सुनिए, सवाई माधोपुर, डीडवाना, कोटा, अलवर। तो इसका ऑप्शन है, उत्तर जो सही है वो है सवाई माधोपुर। दोस्तों, सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, जबकि बाकी जो 2 स्थान दिए हुए हैं, जिले दिए हुए हैं, वो रसायन उद्योग के केंद्र है। आगे विस्तार से इसको समझाया गया है। अब देखिए विस्तृत जानकारी। राजस्थान में रसायन उद्योग की प्रमुख इकाइयां सवाई माधोपुर में नहीं है, इसलिए सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक है। जबकि राजस्थान में रसायन उद्योग की प्रमुख इकाइयां बाकी तीनों स्थानों पर स्थित है। जैसे डीडवाना में सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन बनता है, सोडियम सल्फेट संयंत्र निम्न जिलों में से किस में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए होंगे तो उसमें उत्तर क्या आएगा? डीडवाना, नागौर। फिर श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड किस जिले में स्थित है? कोटा में। या किस स्थान पर स्थित है? कोटा में। फिर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ स्थित है? गड़ेपान, कोटा में। ठीक है। और अलवर में मोदी केमिकल्स संयंत्र स्थित है। प्रश्न आ सकता है, मोदी केमिकल संयंत्र किस जिले में स्थित है? उत्तर आएगा अलवर। तो ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? नगर पालिकाओं से। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन में क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आया हुआ है। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन एज ज़्यादा होने की वजह से मैं काउंसलिंग से बाहर हो गया, वरना मेरा सिलेक्शन हो चुका था। चलो शुरुआत करते हैं।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। याद रखना, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1993 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया था। तो हर लाइन में कितने प्रश्न बन रहे हैं देखो, आगे देखिए। भाग 9 और 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम आदि से संबंधित है। अच्छी तरह याद रखना, नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 9 फिर 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का। ठीक है, फिर है 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 18 विषयों का। फिर इन पर विधि बनाने का अधिकार नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को प्रदान किया गया है। 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किनको है? नगर पालिकाओं को, यानी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो नगरों में होती है, शहरों में होती है, उनको। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1993 में। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए दोस्तों, देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उत्तर है क्षोमंडल। अब देखिए क्षोमंडल के बारे में विस्तार से जानकारी। क्षोमंडल जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी औसत ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर है। अच्छी तरह याद रखना, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोमंडल है और क्षोमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से कितनी है? 12 किलोमीटर। फिर भारी गैसें, जल, वाष्प, धूलकण आदि अधिकतम क्षोमंडल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह याद रखना। फिर इस मंडल में ही मौसम की प्राय सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि संपादित होते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौसम संबंधी परिवर्तन किस परत में होते हैं, वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्या उत्तर आएगा? क्षोमंडल में। आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश, मेघ गर्जन वायुमंडल कौन सी परत में होते हैं? तो उत्तर आएगा क्षोमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका का लेखक है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। अब देखिए मेगस्थनीज के बारे में विस्तार से जानकारी। मेगस्थनीज एक यूनानी विदेशी यात्री था जो यूनान का रहने वाला था। वह यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगस्थनीज किस देश का यात्री था? यूनान का। वह किस शासक का राजदूत था? सेल्यूकस का। वह किस सम्राट के शासक के दरबार में राजदूत के रूप में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, आगे देखिए, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पोलोबोथ्रा कहा गया है। पाटलिपुत्र को पोलोबोथ्रा किस पुस्तक में कहा गया है? इंडिका में। या इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पोलोबोथ्रा कहा गया है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? सुनो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? उत्तर आएगा गंगवंश के काल में। गंगवंश के काल में। अब देखिए इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। देखो, श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। 2 क्वेश्चन बन गए। श्रवणबेलगोला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। फिर श्रवणबेलगोला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण 1983 ईस्वी में गंगवंश के शासक चामुंडराय द्वारा करवाया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में। इस प्रतिमा का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गंगवंश के शासक ने। उस शासक का नाम क्या था? चामुंडराय। किस ईस्वी सन में कराया था? 983 ईस्वी सन में। फिर श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर स्थान पर भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। यह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। देख लो आप,
श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा किस स्थान पर स्थित है? गोमतेश्वर स्थान पर। फिर बाहुबली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर बाहुबली किस जैन तीर्थंकर के पुत्र माने जाते हैं? ऋषभदेव के। फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो हर प्रश्न जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार स्थित है उत्तर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अच्छी तरह याद रखना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? भोराट का पठार। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। भोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट का पठार। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। फिर इस पठार का विस्तार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक पाया जाता है। भोराट के पठार को मेवाड़ चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। भोराट के पठार का दूसरा नाम क्या है? मेवाड़ चट्टानी प्रदेश। भोराट के पठार का सबसे ऊंचा शिखर जरगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? भोराट के पठार पर। फिर भोराट के पठार का सबसे ऊंचा शिखर है, उसका क्या नाम है? जरगा पर्वत। जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। तो हर लाइन में जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग यानी क्लासिकल युग किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सुनिए, मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या सातवाहन युग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा गुप्त युग। गुप्त युग को क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों पूरी जानकारी। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा की गई थी। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई थी? 275 ईस्वी सन में। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। ठीक है। फिर किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 334 ईस्वी में शासन किया था। वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गुप्त सम्राट जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इसको ऐसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। फिर गुप्त सम्राटों के शासनकाल में भारत में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इसी कारण इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सुनिए, जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अब देखिए, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? जल विद्युत, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत में तीनों आ गई, कोयला, गैस, तेल। ठीक है। तथा आणविक ऊर्जा आदि क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो इनमें से कोई भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? अच्छी तरह याद रखना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है रामशरण जोशी। दोस्तों रामशरण जोशी भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद थे। इनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, यह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR के संस्थापक अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना। ICHR का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था वो भी पूछा जा सकता है। फिर रामशरण जोशी की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम देखिए, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, क्षुद्रों का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन अतीत, आर्यों की खोज, भारतीय सामंतवाद। ये रामशरण जोशी की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों
1856 से पहले भारतीय समाज में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। याद रखना अच्छी तरह। इसके बाद देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 25 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। ठीक है, ये अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा महिलाओं को विवाह करना जो था उसको वैध घोषित कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन सुनिए, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, वासुदेव चाहमान, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल विस्तार के साथ में। चौहान जांगल देश यानी बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे और उनके राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्ष यानी सांबर था तथा उसकी राजधानी ऐछत्रपुर यानी नागौर थी। अब देखो आप कितने क्वेश्चन बन गए इसमें। जांगल देश, बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जांगल देश कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जांगल देश के प्रमुख भाग को जिसपे चौहानों का अधिकार था वो क्षेत्र कौन सा था? स्पादलक्ष। स्पादलक्ष को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मतलब स्पादलक्ष को वर्तमान में सांबर कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम था स्पादलक्ष और इसकी राजधानी क्या थी? ऐछत्रपुर। ऐछत्रपुर यानी नागौर, यानी नागौर का एक प्राचीन नाम जो था वो क्या था? ऐछत्रपुर था। फिर देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार स्पादलक्ष के चौहान यानी चहमान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था जिसने 551 ईस्वी के लगभग स्पादलक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शिलालेख के अनुसार स्पादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था? तो बिजोलिया शिलालेख। फिर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। इस वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। फिर किस सन में की थी? 551 में की थी। कहाँ की थी? स्पादलक्ष में की थी। अब देखिए, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, बिसल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कवि बांधव की उपाधि। क्यों? क्योंकि वो विद्वानों के आश्रयदाता थे। फिर इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी या किस चौहान शासक ने की थी? तो उत्तर आएगा विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। फिर इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको बाद में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े यानी मस्जिद में परिवर्तन कर दिया था। दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मूल रूप से क्या था? एक संस्कृत पाठशाला थी। फिर वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा और बिसल सागर बांध का निर्माण भी बिसल देव द्वारा ही करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिसलपुर जो कस्बा है टोंक जिले के अंदर वो भी किसके द्वारा बसाया हुआ है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और जो बिसल सागर बांध बनाया गया है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया है। तो किस चौहान शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के काल को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? कृष्णा दिवस। ऑप्शन सुनिए, बीकानेर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जोधपुर प्रजामंडल। दोस्तों जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1934 में की गई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। जोधपुर प्रजामंडल की एक युवा विधवा कार्यकर्ता श्रीमती कृष्णा के अपहरण में राज परिवार से जुड़े कुछ लोगों का हाथ होने के कारण इसका विरोध करने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया। याद रखना, कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि जोधपुर प्रजामंडल की एक कार्यकर्ता थी, उसका नाम था श्रीमती कृष्णा देवी और उसका अपहरण हो गया था। उस अपहरण के अंदर जोधपुर जो राज परिवार था उससे जुड़े लोगों का हाथ होने की संभावना थी। उस वजह से उसका विरोध करने के लिए जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मारवाड़ियों से कृष्णा दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। दोस्तों
इसका पहला पार्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये दोनों वीडियो जो है वो देखेंगे तो आपको 2015 का जो रिट एग्ज़ाम का पेपर है उसकी तैयारी होगी, प्लस कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी उतना ही उपयोगी और उतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।